of the मतलब biggest. उसमें ऐसा होता है कि थीसिस सबमिट हो गई है और फिर डिफेंस के टाइम तक आते आते कुछ कहीं से कोई रिप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बढ़ हाँ रही है कि कहाँ जाएंगे, क्या जॉब करेंगे। लाइक हाँ एवरीबडी वांट्स कि जैसे ही डिग्री खत्म हो हम कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आइडियली जो हमने प्लान किया है वो ही कर रहे हो। लाइक काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोच करते हैं जो पीएचडी अपनी कंप्लीट करने वाले होते हैं या इवन जो सबमिट कर चुके हैं। तो हम्म। जिस तरीके की क्वेरीज पूछते हैं कि हम पोस्ट डॉक अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका रिसर्च प्रोफाइल देखोगे तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम्म। जब उनकी क्वेरीज देखोगे तो ऐसा लगता है कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द अवेयरनेस फॉर द पोस्ट डॉक पोजीशन एंड देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर द पोस्ट डॉक पोजीशन। मतलब ऐसा जनरल परसेप्शन ये है कि कॉन्फ्रेंस में पेपर डालने से वेस्ट ऑफ वर्क हो जाता है। क्योंकि क्योंकि रीजन है उसके पीछे कि हर इंस्टीट्यूट की पीएचडी डिग्री देने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जनरल पब्लिकेशंस होती है। Mail, you will not be an alien to them. They will know कि करेक्ट। हाँ, I have met someone so and so, and if you are presenting some good work over there, definitely they remember. हाँ, ये They, I तो mean, है। forget things easily. It is somewhere in their memory जो कहीं ना कहीं वापस आता है. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Hello everyone, welcome to another exciting episode of Simple Science. Today we have our guest Dr. Waris Nawaz Khan. He has done his PhD from mechanical engineering at IIT Jodhpur, and after completing his PhD, he is currently working as a postdoctoral researcher at University of Alberta, Canada. और मैंने और वारिस ने एक साथ ही पीएचडी कंप्लीट की है। हम सेम बैच के पास आउट हैं आईआईटी जोधपुर से, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाय वारिस। Hi Aditya, and thank you for inviting me on your YouTube channel. And मैं तो मतलब काफी टाइम से देख रहा है तुम्हारा चैनल, जब से तुमने वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड शेयर माय व्यूज विद यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू वारिस। तो मैं अपना एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ अपने किस्से दोहराना चाहता हूँ। हम लोग की दोस्ती आ, हुई थी जब ऐसे कि हम लोग लैब से एक साथ ही ऑलमोस्ट निकलते थे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग सामने सामने है, तो रात वगैरह में हम लोग साथ में आते थे, तो हम लोग लोगों की बिचिंग करते हुए आते थे, मतलब वी वर बिचिंग फ्रेंड्स। खूब हम लोग बढ़िया, ये ऐसा है वो वैसा है, उसका ये हो गया, उसका उससे झगड़ा हो गया, पूरा करते करते कमरे तक आते थे हम लोग। फिर हम लोग जब जाने लगते थे तो अपने अपने कमरे में जाने दो, हम लोगों को क्या मतलब है फिर। हम लोग का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे इंस्टीट्यूट के वो भी सेम थे, तो हाँ, काफी तो हम कुछ लोग इंफॉर्मेशन ओवरलैप वेरीफाई कर होती लेते थी। थे हम लोग कि सही है कि गलत है। हाँ तो काफी कुछ वहाँ पे कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन भी हो जाता था उसी में, क्योंकि हाँ, सोर्सेज कि सेम मतलब रहते थे। सही पता चला कि गलत पता हाँ चला। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक एक एपिसोड में मैं पहले अंकित के साथ कर चुका हूँ पोस्ट डॉक्टरल टॉपिक पे। तो मुझे ऐसा लगता है वारिस की स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू वाइंड अप देयर पीएचडी find themselves blank while applying for a postdoc, like what to write, how to write, whom to contact, where to apply। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक फील करता है एक स्टूडेंट। और लाइक एनीथिंग विच इज एक्टिंग एज ए इम्पोर्टेंट टूल टू ग्रैब अ गुड पोस्ट डॉक इज मिसिंग। तो तुम्हें क्या ट्रू। लगता है इस बारे में? नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है अभी पिछले कुछ टाइम में, तो हमको ऐसा लगता है कि जब भी कोई पीएचडी में एंटर होता है, सो जो पहले ही दिन से या फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से एक पोस्ट डॉक का टर्म उसके आमने सामने घूमने लगता है। सो पीपल आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग अ पोस्ट डॉक पोजीशन ऑल थ्रू आउट देयर पीएचडी, हम्म। and in reality they are not completely aware that what this position is. I mean, हम्म। what actually the nature of work is and how to get it. They know that they have to get it, but they are actually very, I mean, they lack awareness about that how to get it. So this हम्म। is a big
चैलेंज इन फ्रंट ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के सामने जो भी पीएचडी में है, जो हम लोगों ने अपने साथ में देखा या पोस्ट डॉक में आने के बाद देख रहे हैं कि एक मेजर पोर्शन ऑफ टाइम ऑफ पीएचडी उसी में निकल जाता है, एंड बिफोर द पर्सन रियलाइजेस तो शायद बहुत लेट हो चुका होता है, एंड काफी वो मतलब उस प्रिपरेशन में या उस रेस में कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द मतलब बिग। उसमें ऐसा होता है कि थीसिस सबमिट हो गई है और फिर डिफेंस के टाइम तक आते आते कुछ कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि कहाँ जाएंगे, क्या जॉब करेंगे। लाइक एवरीबडी वांट्स कि जैसे ही डिग्री खत्म हो हम कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आइडियली जो हमने प्लान किया है वो ही कर रहे हो। मतलब जो एक जब क्वेश्चन आ जाता है ना पीएचडी के टुवर्ड्स एंड में कि ठीक है थीसिस आपने कंप्लीट कर दिया, सबमिट हो गई, डिफेंस होने वाला है, फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेक्स्ट। तो तब वो प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट। तब क्या होता है कि आप पूरी पीएचडी ड्यूरेशन तो आप रिसर्च करते रहे, आपने बहुत मेहनत किया, आपने हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस लिए, सब कुछ किया आपने फॉर गेटिंग अ पोस्ट डॉक पोजीशन, लेकिन जब आपका एक्चुअल टाइम आया तो यू आर एक्चुअली क्लूलेस कि अब क्या, कैसे मिलेगी। तो वो फिर एक टाइम है जो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है किसी भी स्कॉलर के लिए, चाहे उसकी पीएचडी बहुत अच्छी गई हो या एवरेज लेवल पे गई हो। आई मीन बोथ ऑफ देम फाइंड देमसेल्फ इन द सेम सिचुएशन एट दैट टाइम। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है वरिस कि स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी एनआईटी लाइक प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया वो भी ऐसा फील करते हैं? मतलब क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईआईटी एनआईटीज में एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट पहले से ही सेटअप रहता है, वहाँ के बच्चे इंटर्नशिप्स में फॉरेन जाते हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप लेते हैं, क्या वो भी ये सब फेस करते हैं? बिल्कुल आदित्य, जैसे हम और तुम तो एक साथ पे ऑलमोस्ट आईआईटी में आए, तो हम लोगों ने एटलीस्ट अपने कैंपस को, आईआईटी जोधपुर को ओवर लास्ट 5 years काफी इवॉल्व होते हुए देखा है। मतलब आफ्टर द चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जैसे जैसे नए लोग आए और मोर एनर्जी के लोगों ने, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, डायरेक्टर लेवल पे, चाहे फैकल्टी लेवल पे, लोगों ने ज्वाइन किया, तो हमने देखा कि बहुत सारे फॉरेन कोलैबोरेशंस हुए, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स स्टार्ट हुए कि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी जैसे जो रिसेंट टाइम में हम रियलाइज कर रहे हैं कि जिन इंस्टीट्यूट्स में ये अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर ये एक्सपोजर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहां पे स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद भी वहां के स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा एक डिलेमा और एक क्लूलेस की स्टेज में है कि उनको नहीं पता है कि क्या करना है नेक्स्ट या कैसे अप्रोच करना है, irrespective of whether they are from IITs, they are from NITs और स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कहीं ना कहीं एक जो मेजर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, दे ऑल लाई इन द सेम। मतलब लाइक काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोच करते हैं जो पीएचडी अपनी कंप्लीट करने वाले होते हैं या इवन जो सबमिट कर चुके हैं, तो जिस तरीके की क्वेरीज पूछते हैं कि हम पोस्ट डॉक अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका रिसर्च प्रोफाइल देखोगे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उनकी क्वेरीज देखोगे तो ऐसा लगता है कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द अवेयरनेस फॉर द पोस्ट डॉक पोजीशन एंड देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर द पोस्ट डॉक पोजीशन। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स? जैसे एक तो उनको सबसे पहले ये नहीं पता होता कि अगर हम अगर मान लो किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में XYZ 3 अगर हमारे रिसर्च डोमेन है, तो जो X डोमेन का स्टूडेंट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ अपना डोमेन Y डोमेन को भी अप्रोच करता है। वो शायद इतना मतलब वो नहीं उस चीज को रियलाइज कर पाता है या शायद इम्पेशेंट होता है, उसको लगता है कि आई जस्ट हैव टू गेट एनीवेयर। हाँ, इस बारे में ये तुमने बढ़िया बात पॉइंट रेज किया। मतलब इस बारे में अंकित ने बताया था कि ये चीज अवॉइड करनी चाहिए आपको। पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पे यस या कमिट करने से पहले अपने सुपरवाइजर से बात कर लेनी चाहिए जिसके अंडर भी आप जा रहे हो कि काम क्या करने वाले हो वहां पे। क्योंकि अगर तुम्हारे रिसर्च एरिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा, जस्ट कि बस डिपार्टमेंट मैच हो रहा है तो हम कुछ भी कर लेंगे वहां पे, तो वो बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। क्योंकि उसने अंकित ने ये भी बताया था कि एक पोस्ट डॉक्टर जैसे मान लो 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया पोस्ट डॉक्टर करके, तो अब तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हो चुकी होगी ना जहां तुम अप्लाई करोगे। तो वो एक्सपेक्टेशन के बारे में भी अंकित ने बताया था, तो उसकी वजह से आप वो एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर पाओगे। नहीं एग्जैक्टली अंकित ने बहुत ही मतलब क्लियर और डिटेल में बताई है चीजें, और वो उसने बिल्कुल ही क्लियर वो चीज बताया। और उसका मतलब मेजर रीजन ये है कि देखो, एक तो है कि तुम्हें पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन मिलना है,
फिर दूसरा तुमको वहां पे आके सरवाइव करना और एक्सेल करना, दो चीजें हैं। अगर तुम एनी हाउ, पहली बात तो जो भी प्रोफेसर्स हैं या रिसर्च ग्रुप्स हैं, बाहर के रिसर्च लैब्स हैं, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ओन रिसर्च डोमेन। वो अपने रिसर्च डोमेन से खुद लेफ्ट राइट नहीं जाते हैं, वो उनका एक लाइन है, उसी में वो मूव करते हैं। तो पहली बात तो वहां उसमें आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपको एंटरटेन कर भी लिया, देन हाउ विदाउट दोज बेसिक स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव ओवर देयर? सर्वाइव नहीं करोगे तो एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो फिर नेक्स्ट जो आपका है, आइदर यू आर गोइंग टू एकेडमिया, यू आर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर, आप कल को कहीं फैकल्टी पोजीशन ज्वाइन करोगे, आपकी अपनी लैब्स होंगी, तो कैसे करेंगे आप? तो वो एक वो है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना डोमेन, उसके अंदर भी अपनी रिसर्च फील्ड, बहुत ज्यादा मैचिंग रिसर्च फील्ड में आपको और स्टूडेंट्स वही गलती कर जाते हैं इम्पेशेंट होकर के या यूनिवर्सिटी के नाम पे जाकर के दे जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो वो फिर दैट्स जस्ट द लैक ऑफ एनर्जी, एफर्ट्स, और फिर एक जनरल ह्यूमन नेचर है कि आपका रिजेक्शन कहीं से भी आएगा तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होगी। और ऐसी स्टेज में जबकि आप व्हाट इज नेक्स्ट की स्टेज में बैठे हुए हैं, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट एम्पलीफाई होकर के आप तक आती है। तो वो एक बहुत बड़ा गैप है। सेकेंड थिंग जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं, जो उनके मैसेजेस से या बातों से जो रियलाइज हुआ कि दे आर एक्चुअली क्लूलेस अबाउट कि अप्रोच कैसे करना है, पहले तो किससे करना है, दूसरा कैसे अप्रोच करना है। इवन मुझे लगता है किसको अप्रोच करना है ये भी हाँ, वे डोमेन नहीं पकड़ेंगे अपना, तो अपना रिस्पेक्टिव रिसर्च ग्रुप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वहीं पर आपको सबसे बड़ा चैलेंज आ गया। फिर मान लीजिए कि आपने संभव नैरो डाउन करके कोई ग्रुप आपने देख भी लिया, तो आप कैसे अप्रोच करना है, आप वहां पर ही अगर कमी कर जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जा ही नहीं पाएगी। क्योंकि जैसा जो जनरल ट्रेंड है पोस्ट डॉक की एप्लीकेशन का, कि आइदर यू अप्लाई थ्रू द यूनिवर्सिटी चैनल और यू अप्लाई इंडिविजुअली टू द प्रोफेसर और द हेड ऑफ द रिसर्च ग्रुप। दोनों ही केस में इट हैज टू बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द ग्रुप इन विच यू आर इंटरेस्टेड। तो अगर उनको आपकी प्रोफाइल का वे ऑफ अप्रोचिंग ही इंप्रेसिव नहीं लगा, तो आप वहीं पर आउट है, नेक्स्ट स्टेज है नहीं आपके लिए। तो वारिस, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का वो ये है कि लाइक व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू अवॉइड लास्ट मिनट हसल टू ग्रैब अ गुड पोस्ट डॉक पोजीशन? क्या बेस्ट तरीका है, क्या बेस्ट अप्रोच है? लाइक स्टार्टिंग, लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर पीएचडी, क्या डे वन से ही कुछ तरीका है? हाँ, मतलब एक्चुअली मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ दैट, बिकॉज ये काफी क्या हर एक पीएचडी स्टूडेंट को हॉन्ट करता है ये क्वेश्चन, किसी न किसी पॉइंट पे उसकी पीएचडी कई बार करता है इनफैक्ट। तो इसमें आदित्य, मेरे हिसाब से इसमें कई मोड्स हो सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले तो चलो आई विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल मोड। एक तो उसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है कि योर इंस्टीट्यूशन, योर रिसर्च ग्रुप है वेरी एक्टिव फॉरेन कोलैबोरेशंस। आपके यहाँ से एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइंट पीएचडीज हो रही हैं, तो आप अपने पीएचडी का 6 months 8 months 1 साल जा करके किसी लैब में आप स्पेंड कर रहे हैं, and then when you are coming back you have an exposure and probably either that group will take you in या उनकी रिकमेंडेशन के साथ में you will get somewhere else। so आप अपने साथ के बाकी स्कॉलर से एक स्टेप अहेड हो गए। दैट इज द मोस्ट, जहां पर आपका रोल तो कम रहा, आपका रोल तो मोस्टली रहा कि वहां जाके परफॉर्म करने का। वहां पर मेजर रोल किसने पे किया? आपके इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन ने पे किया। दिस इज एट द डायरेक्टर लेवल एंड डीन लेवल की उन्होंने कोलैबोरेशंस किए, अच्छे कोलैबोरेशंस। एंड सेकंड रोल रहा आपके रिसर्च ग्रुप का कि दे आर एबल टू एस्टैब्लिश दोस कॉन्टैक्ट्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सचेंज है, तो वो एक रहा। एंड इवन एज आई वाज सेइंग कि अभी हम अपने इंस्टीट्यूट में हम देख रहे हैं कि काफी कुछ डेवलपमेंट इस फील्ड में एटलीस्ट हो रहा है, मूविंग आउट। आई मीन IIT, अपने IIT में इट इज ड्रास्टिकली इंप्रूविंग ओवर लास्ट फ्यू इयर्स, सो दैट इज अ गुड साइन। सेकेंड तरीका ये है कि कुछ सेंट्रलाइज्ड पोस्ट डॉक्टोरल स्कीम्स होती है विच आर आइदर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जैसे गवर्नमेंट ऑफ यूएस है या फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, उसकी कॉल निकलती है कि अगस्त में निकलेगी कॉल, अक्टूबर तक डेडलाइन है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू like provide, and then it will be scrutinized centrally and then you will be interviewed, and in case you are selected they will let you know that how to and when to come over there।
बहुत सारी ऐसे अवार्ड्स हैं एंड आई थिंक मतलब हर कंट्री के हर यूनिवर्सिटी में ऐसे 5-7 ऐसे अवार्ड्स तो है ही है। कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी थी, आई एम नॉट वेरी श्योर अभी वो रनिंग में है कि वो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन कुछ थी जो SCRB की थी, देन DST की थी, तो उस तरीके की स्कीम्स थी, तो विच वर सोलली मेंट फॉर ओवरसीज पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। तो एक तो वो तरीका, दूसरा तरीका ये हो गया। थर्ड वे विच इज कि आप अपने PhD ड्यूरेशन में किसी विजिटिंग फेलोशिप में आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले, यू हैव टू कीप एन आई, यू हैव टू कीप एन वॉच। जैसे मेरे साथ हुआ था कि हम अपने PhD ड्यूरेशन में SCRB की फेलोशिप पे आए थे, तुम अपनी फेलोशिप में यूके गए थे आई थिंक। हाँ, मैं न्यूटन बाबा वाले में सेलेक्ट हुआ था, तुमने न्यूटन बाबा लिया था, काफी कॉम्पिटेटिव फेलोशिप है, तो तुमने न्यूटन बाबा का अवार्ड लिया। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दोस फेलोशिप्स कि उनकी डेडलाइन, उनकी कॉल कब निकल रही है, उनमें रिसर्च ग्रुप्स कौन कौन से एक्टिव हैं। You go in their lab, you perform well. If they have sufficient funding, they have sufficient resources, they will bring you back in a postdoc position. Same. I came in SCRB fellowship. Fortunately, things fell into place, and वापस postdoc में I came into the same research. तो ये तो तीन हो गए हमारे जो एक तरीके से अर्ली तरीके हैं। The fourth and the most conventional method is approach the research groups individually and find a postdoc position. लेकिन यहाँ एक बार ये अप्रोच द रिसर्च ग्रुप इंडिविजुअली ड्यूरिंग द PhD भी तो हो सकता है। हाँ, उसमें जरूरी नहीं कि लास्ट में हो। मुझे जो लगता है कि जो सबसे मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कोई बोले कि दैट इज टू अर्ली, देयर इज समथिंग मतलब व्हिच आई डिड ड्यूरिंग माय PhD ड्यूरेशन, ऑल्दो फिर चूंकि SCRB के थ्रू मिली तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कि जो लिटरेचर रिव्यू का जो फेज होता है जब हम थीसिस के लिए करते हैं, तो उसमें जब हम अपनी फील्ड के कंसर्न लिटरेचर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे रिसर्च ग्रुप्स होते हैं जो बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं कि अरे इसका पेपर ये बात सही कह रहे हो। हाँ, करेक्ट। तो आई थिंक एवरी PhD स्कॉलर शुड मेंटेन अ डेटाबेस और अ डायरी जहां पर वो उन रिसर्च ग्रुप्स को नोट डाउन करता है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल सो एंड सो प्रोफेसर ऑफ सो एंड सो यूनिवर्सिटी इज एग्जैक्टली वर्किंग इन माय एरिया, सो यू जस्ट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, नोट डाउन द नेम। कल को जब तुम अपने पेपर्स लिखोगे, यू आर साइटिंग दोस पेपर्स, सो यू आर गेटिंग नोन टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड यू आर आल्सो गेटिंग टू नो कि वो ग्रुप अभी रिसेंटली क्या कर रहा है। तो तुम धीरे ऐसे एक डेटाबेस बनाते हो। एक तरीका और है कि कॉन्फ्रेंसेस जैसे होती है, आप उसमें देखो आपकी पीटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू विल ऑलवेज फाइंड अ लिस्ट ऑफ की स्पीकर्स या प्लेनरी स्पीकर्स वहां पे। अगर वो कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली आपके फील्ड की है तो डेफिनेटली दे आर द पीपल हु आर बिग शॉट्स इन योर रिसर्च फील्ड। हाँ, ये तो है। तो नोट डाउन देयर रिसर्च। लेकिन इसमें यार एक चीज ये भी है कि मोस्टली मतलब ऐसा जनरल परसेप्शन ये है कि कॉन्फ्रेंस में पेपर डालने से वेस्ट ऑफ वर्क हो जाता है, क्योंकि रीजन है उसके पीछे कि हर इंस्टीट्यूट की PhD डिग्री देने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जनरल पब्लिकेशंस होती है। तो बहुत क्या मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि यार कॉन्फ्रेंस में अगर अपना काम कुछ उसको स्टूडेंट को लग रहा होता है कि उसने अच्छा काम किया है, तो व्हाई टू वेस्ट दिस वर्क इन ए कॉन्फ्रेंस। तो हाँ, वो एक्चुअली एक परसेप्शन है, वो काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि एक्चुअली दो परसेप्शंस है। एक तो परसेप्शन ये भी है कि कॉन्फ्रेंस में हम अपना डेटा क्यों वेस्ट करें, और कुछ लोग कॉन्टैक्ट बनाने के चक्कर में या उसमें कॉन्फ्रेंसेस को ही फोकस करते रहते हैं। तो हमारा जो अपना इंडिविजुअल जो एक मेरा व्यू है, वो हमको ये लगता है कि एट द स्टेज ऑफ PhD अगर तुमने ऐसा कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च नहीं करी है कि तुमने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करोगे और वहां जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं मतलब वो सारे के सारे बिल्कुल एकदम तुम्हारी बात से मतलब अमेज हो जाएंगे, हाँ शॉक हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि बीइंग अ PhD स्कॉलर तुम कॉन्फ्रेंस में जाके कोई ऐसा कॉन्टैक्ट बना लोगे कि तुम्हें पोस्टडॉक मिल जाएगी। मतलब आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वहां पर जो प्रोफेसर हाँ वहां पर वो कॉन्टैक्ट मोस्टली कौन बना सकता है, जो फैकल्टीज है ऑलरेडी जो उस डोमेन में काम कर रहे हैं, जिनकी मतलब अगर हम एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में बोले तो व्हाई वुड अ बिग शॉट ऑफ एनी फील्ड take something a PhD scholar is saying over a cup of tea very seriously? वो क्यों seriously लेगा? हाँ, सही बात है।
meet and greet, and there are 10-20 people like you who are meeting and greeting Professor Mukherjee. तो बट जनरली कॉन्फ्रेंसेस होती भी नेटवर्किंग के लिए है। हाँ नहीं, एक नेटवर्किंग करो, एक प्राइम उसका एजेंडा ये भी पॉजिटिव, होता है कॉन्फ्रेंस का कि हाँ नेटवर्क हो लोगों का, आपस में बात उसका करें, लोग मिले आपस में। बिल्कुल, उससे जो तुम टेक अवे लेकर के आओ कि उससे ये है कि तुम एटलीस्ट कुछ तो तुमको नए रिसर्च ग्रुप्स अपने फील्ड के पता चलेंगे, या तुम उनसे बात करोगे, मेल टू देम, अ फॉलो अप मेल विल नॉट बी एन एलियन टू देम, दे विल नो कि हाँ, आई हैव मेट समवन सो एंड सो, एंड इफ यू आर प्रेजेंटिंग सम गुड वर्क ओवर देयर, definitely they remember, they, I mean, forget things easily, it is somewhere in their memory जो कहीं ना कहीं वापस आता है। तो ओवर द पीएचडी ड्यूरेशन आप सेकेंड सेमेस्टर से अगर एक रिसर्च ग्रुप का डेटाबेस बनाते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्ट्रीमलाइन होने होता जाता है कि हाँ, ये ग्रुप्स मेरे फील्ड में काम कर रहे हैं। Then towards the end of your PhD, probably if you are completing it in 5 years, then as soon as you are in 4.5 years, तुम अपना थीसिस लिखना स्टार्ट करते हो, you should start approaching those groups. हो सकता है इमीडिएटली वो तुम पे इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन बाहर का जो सिस्टम है वो क्या है, यहाँ के रिसर्च प्योरली फंडिंग बेस्ड है, बट माइट बी पॉसिबल कि लक तुम्हारे साइड में हो, एंड द टाइम यू अप्रोच देम, दैट टाइम द ग्रुप इज एक्चुअली रिसीविंग अ बिग फंडिंग, एंड यू माइट द कैंडिडेट हु दे वांट टू इंटरव्यू। तो लेकिन अगर आपके पास वो डेटाबेस ही नहीं होगा, आप 3.5-4 साल में जाके ढूंढना शुरू करोगे, तो या तो आप फिर जल्दबाजी में किसी को भी मेल करेंगे, या फिर आप अपना जो मेल या अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वो इतने ही मतलब प्री मेच्योर होंगे या मतलब लोअर लेवल के होंगे कि दे विल नॉट बी इनफ टू कैच देयर अटेंशन, टेक यू टू द नेक्स्ट। आई थिंक अच्छा, एक पॉइंट और जो तुमने अभी मेंशन किया था कि या तो आप वो जो ओवरसीज फेलोशिप है ड्यूरिंग द पीएचडी, जो इंटर्नशिप वाली होती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वाली, उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए। हालांकि मैं उस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो थोड़ा सा आगे निकल गया पॉइंट, तो उसमें एक पॉइंट मेरा ये है कि अगर, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं भाई, बहुत लोग पीएचडी कर रहे हैं इंडिया में, हर किसी को मिले ये जरूरी नहीं है। तो उसका एक सोल्यूशन जो तुमने चौथा पॉइंट बोला कि जब हम मान लो हमने रिव्यू पेपर ही लिखा है, और उस रिव्यू पेपर को लिखने के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का पता चला जो उसी एरिया में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट हैं वो लोग, सो वी कैन राइट टू देम कि वी कैन हैव, हम अपने सुपरवाइजर से बात करके उनको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं कि वी रोट डाउन दिस पेपर, या हम अगर कोई अगर अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क ही अगर पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको राइटिंग फेज में है, तो हम वी कैन इनवाइट दोस प्रोफेसर्स। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट दे विल नो कि देयर इज सम लैब, देयर इज सम स्टूडेंट हु इज वर्किंग करेंटली ऑन दिस टाइप ऑफ एरिया व्हिच इज क्लोजर टू अस। तो वो डेफिनेटली मतलब बहुत ये एक सिंपल सा ह्यूमन नेचर भी है ना कि भाई अगर किसी को आप पहले से जान रहे हो, मान लो आपको किसी को रिक्रूट करना है, एंड इफ यू नो दैट पर्सन कि ये बंदा इस एरिया में काम करता है, एंड आई नो लिटिल बिट हिज वर्क, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल इंटरव्यूइंग हिम, जिसको मैं एकदम से आउट ऑफ नोवेयर तुम सडनली कि हेलो सर मैं पोस्ट डॉक लेना चाहता हूँ, तो वो उतना काम नहीं करेगा ना। तो वो दैट विल रियली हेल्प कि अगर आप पहले से एक दो बार ईमेल। आजकल ये रिसर्च गेट और लिंक्डइन और इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से ये चीज काफी इजी भी हो गई है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि शायद आज से 3-4 साल पहले उतना ज्यादा नहीं था ये चीज, बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स काफी हुआ है। तो वो तुमने बिल्कुल सही बोला कि तुम अगर छोटे छोटे कोलैबोरेशंस के लिए अच्छे ग्रुप्स को अप्रोच करोगे, तो they definitely, if they see that something good is happening, they will definitely say yes. और अगर वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है towards you getting a postdoc position in the later few years. तो वो है एक अच्छा बहुत ही अच्छा तरीका। और एक पॉइंट और मुझे लग रहा है मुझे मेंशन करना चाहिए कि जनरली हम ये सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा ग्रुप है, हम भेजेंगे तो वो सोचेंगे ये बहुत मतलब लेकिन ना हम छोटे लोग, हमारी छोटी रिसर्च, सो हम थोड़ा सा शर्मा रहे होते हैं मेल करने पे, बट आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। आप लाइक पीपल हु आर वर्किंग ओवरसीज, आई डोंट थिंक कि वो कभी ऐसे आपको डिसरिस्पेक्ट से बात करेंगे कि वी डोंट टॉक टू स्मॉल पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम
कि तुम्हारी पूरी सीवी में या तुम्हारे पूरे रिसर्च के जो एसओपी है, तुम्हारा अपना प्रोफाइल है, उसमें कोई एक बहुत छोटी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो तुमको आता है बहुत अच्छे से, तुमने अपने पीएचडी में यूज किया है, हाँ बाय चांस उस टाइम उस रिसर्च ग्रुप ने तुमसे 10 टाइम्स बेटर काम कर रखा है, बट दे वांट समवन विद दैट सॉफ्टवेयर स्किल्स। हाँ, तो सही बस, बात है, हाँ तो करेक्ट। आई मीन अपना ट्राई करने में कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि उसमें। हाँ और वो एक एक्चुअली क्या है, जब हम मतलब वो चीज क्या है कि हर जगह पर ही होती है कि अपना काम हमेशा हम थोड़ा सा नीचे ही हमें लगता है। हमें हाँ एक ऐसा परसेप्शन होता है कि वो तो इस इंस्टीट्यूट का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, तो हमसे बेटर होगा। बट तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी प्रोफाइल में कौन सी चीज कब क्लिक कर जाए। आई मीन वो सही बिल्कुल बात है। reality नहीं है। तो क्योंकि हमने खुद पर्सनली देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च ग्रुप्स आर लुकिंग फॉर समवन जिसको एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए हो, हाँ एंड सही उसके बात है। लिए वो मेजर चीजों को इग्नोर करने के लिए रेडी है। इफ यू आर गुड इन दिस, देन दे हैव वी हैव अ प्लेस फॉर यू। तो करेक्ट। आपको ट्राई करना चाहिए। और इसीलिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ओवर द ईयर ऑफ पीएचडी, स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन। हम्म तुम्हारे हम्म एरिया ऑफ रिसर्च में चल रहा है इतने साल से, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही कुछ ऐसा कर देंगे जो किसी ने नहीं किया। वो वो प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल सा नहीं। रेयर टू रेयरेस्ट है, वो हर कोई नहीं कर बट सकता। लेकिन तुम्हारी फील्ड में जो अभी रिसेंट स्किल्स चल रही हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव है लाइक स्किल्स, either करेक्ट, हाँ। either either you should have like proficiency in it, proficiency नहीं है तो कम से कम you should be known to it। तुम्हें बिल्कुल ऐसे अनजान नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो वो एक स्किल बिल्डिंग, इट टेक्स टाइम। सेकंड ईयर से शुरू करोगे तो शायद थर्ड थर्ड ईयर के हाफ तक जाके किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या एनालिसिस एनालिटिकल टूल में जाके तुम प्रोफिशिएंट हो पाओ। अब तुम हम्म 3.5 साल के बाद, 4 साल पे अगर तुम देख रहे हो कि अभी तो सारे मेरे एरिया के रिसर्च ग्रुप ये टूल यूज कर रहे हैं, तब सीखने बैठोगे तो कहाँ सीख पाओगे? कुछ तो हो निकल पॉसिबल ही नहीं है। जाए। तो वो अब लाइक एक लाइक बहुत जैसे जरूरी है। कंप्यूटर विजन की एरिया है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग, तो इमेज प्रोसेसिंग के हम्म, एरिया में आज की डेट में एवरीबडी, मतलब आज क्या, आज से 4-5 साल पहले से ही, व्हेन आई स्टार्टेड, हाँ वी स्टार्टेड अवर पीएचडी, जो इमेज प्रोसेसिंग के एरिया में काम करते थे, हाँ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो उस टाइम तक बिल्कुल लाइक वोल्केनिक एरप्शन हो ही चुका था उसका। सो बिल्कुल अगर उस बिल्कुल। टाइम पर भी अगर आपने नहीं उसको यूज किया और आप हाँ 2023-24 के पास आउट होने वाले हैं, एंड यू से कि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का, तो वो एक थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट हो जाएगा। सो बिल्कुल। मतलब जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया की जो सबसे लेटेस्ट नॉलेज है, हम्म। लेटेस्ट इन्वेंशन है, उसके बारे में अवेयरनेस तो जरूरी है, बिल्कुल। जैसे जब हम लोगों ने पीएचडी अपना कंप्लीट किया तो लास्ट ईयर, तो हम लोगों के साथ में क्या था कि जैसे हमारे अपने रिसर्च एरिया में था, मोस्ट ऑफ द वर्क वाज एक्सपेरिमेंटल। लेकिन अभी हाँ सिनेरियो क्या है कि एक्सपेरिमेंटल विद सिमुलेशन इज नेसेसरी। तो अगर आप ओवर सेकेंड ईयर से ही इस चीज को समझ जाओ, क्यों आप कैसे समझेंगे? अगर आप उन रिसर्च ग्रुप्स को देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, जो रिसर्च ग्रुप्स हैं, तब आप उसको ओवर द ईयर आप बिल्डअप करेंगे। और जब वो अपनी सीवी में, अपनी प्रोफाइल में उस चीज को फोकस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज को, तब आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू अदर स्कॉलर्स। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। इट विल नेवर हैपन इन अ डे, इट विल नेवर हैपन इन मंथ्स। आई थिंक दिस टेक्स इयर्स टू बिल्ड अप हाँ, अपने एफर्ट के लिए। बाकी ठीक है, लक का जो रोल है वो है, वी कैन लक नॉट का डिनाई रोल तो दैट। अलग होता है, बाकी तो अपने अपने एफर्ट्स में आई थिंक इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड अप। एंड आई थिंक एज सून एज योर कोर्स वर्क गेट्स फिनिश्ड and you are starting with the literature review and topic finalization, that particular time only you should start thinking कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको पोस्ट डॉक पोजीशन में जाना है, आपका पीएचडी, you don't want to go into academics directly or you don't want to go into industry directly, then you should start that like kind of capacity building from early second year itself। तो धीरे थोड़ा धीरे 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 थोड़ा होते विजन तो होना ही चाहिए कम्पिटिटिव। आपको कि आफ्टर बिल्कुल। पीएचडी आप क्या करने वाले हो। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। अपने एरिया के रिसर्च ग्रुप्स को नोट डाउन करना, अपने एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस बनाना, ये बहुत छोटे एफर्ट्स हैं। ये ना टाइम लेते हैं, हम्म तो लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें मतलब लैग कर जाते हैं। जिस वजह से फिर एंड में वो बहुत ही मतलब वियर्ड सिचुएशन उनके लिए। बहुत अच्छे पब्लिकेशंस, शायद वो पब्लिकेशंस, कम पब्लिकेशंस with more awareness is more easy in getting a postdoc as compared to too many publications and skills with less awareness। हम्म तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा यार आज का हमारा, और काफी आई थिंक मोटिवेशनल, आई वुड से कि था। और एक तरीका कि लास्ट मिनट हसल को कैसे अवॉइड किया जाए,
ताकि लाइक सबमिशन के बाद 6 महीने 8 महीने साल भर लग गए पोस्ट डॉक ग्रैब करते करते, तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आई थिंक ये बेटर एक तरीका हमने डिस्कस किया, तुमने बताया काफी कुछ। एंड एक एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग टू डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स, डोंट थिंक कि अगर आपने 5 या 10 या 15 कर दिए और रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप डिस्करेज होकर बैठ जाएं। अगर आप इन रूट से जा रहे हैं तो बी प्रिपेयर फॉर लॉन्गर फाइट। आपको बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा, एंड बिकॉज द कन्वर्जन रेट इज वेरी लेस, बट यस इफ यू आर कंसिस्टेंट लेस है लेकिन जीरो नहीं है। जीरो बिल्कुल भी नहीं। ये हाँ। हमने अपने साथ ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को किसी न किसी जगह पे पोस्ट पोजीशन लेते हुए देखा है, और किसी को 6 महीने बाद मिली, किसी को पहले मिली, सूनर और लेटर वाला हिसाब था। बट आई थिंक दीज स्मॉल स्टेप्स विल काइंड ऑफ help somebody who is looking for a position, but don't be discouraged by the rejections or no replies from the professors. Just keep doing it. Ultimately it will crack somewhere and you will get a position. थैंक यू वारिस टाइम देने के लिए आज, और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा हमारा, काफी अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हमने आज। आई होप कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफी क्लियरिटी मिलेगी कि अपने गोल की तरफ कैसे आगे बढ़ना है। गोल व्हाट आई मीन इज postdoc, grabbing a good postdoc position. So thanks Varis, thanks for taking time for calling on your YouTube channel, and I really I'm happy कि तुमने ये इनिशिएटिव, तुम्हारा हमेशा से ओरेशन स्किल्स काफी अच्छी थी, तो you are making a good use of it, which is very helpful for the fellow scholars and future scholars. So you are putting your energy to the best use right now. So all the best for your channels and all the viewers, and I hope everybody gets like some benefit and gets whatever position they are looking for. And thank you for inviting me and giving me this chance. Welcome Varis. Thanks Varis. Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye.